हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। तो जैसा कि हम अपने प्लेलिस्ट के अनुसार बढ़ते आ रहे हैं, तो अब हमारा टॉपिक भारत का महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं दो चीजों को कवर करूंगा। एक तो एजीआई को कवर करूंगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और एक हम लोग सीएजी को कवर करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी टॉपिक बाकी हैं और छोटी छोटी वीडियो से कवर नहीं हो पा रहा है। तो बहुत सारा टॉपिक अभी भी बाकी है, क्योंकि हम लोग एक फैक्ट तो लेते चल ही रहे हैं सारे फैक्ट को, और एनालिसिस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस वजह से हमारी क्लासेज लंबी होती जा रही हैं। तो मैं अब टॉपिक को मर्ज कर करके जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूंगा, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो अब हम चलते हैं और आज का वीडियो अपना शुरू कर। तो भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 76 में दिया गया है, पद का उल्लेख है इसके बारे में। यह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। तो मैं बता दूं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है वो भारत सरकार का वकील होता है, आप समझ लीजिए। जैसे कि भारत सरकार के ऊपर बहुत सारे केस होते रहते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट अलग केस करती है, कोई सिंगल पर्सन अलग करता है, तो बहुत सारे केस सेंट्रल गवर्नमेंट पे होते रहते हैं, और विदेश से भी केस होते रहते हैं। तो हर एक कोर्ट में अब इनको डिफेंड करने के लिए कोई चाहिए होता है। तो यही ये पद बनाया गया है कि ये केंद्र सरकार को हर एक कोर्ट में डिफेंड करें, क्योंकि सरकार पे रोज कम से कम 100,000 केस होते हैं। तो इसके लिए ये बनाया गया है, और इसमें बहुत सारे अधिकारी होते हैं, हर एक कोर्ट में इनका प्रतिनिधित्व करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अब हम आगे देख लेते हैं। भारत सरकार का कोर्ट में प्रतिनिधित्व करता है और सलाह भी देता है। कोर्ट में तो प्रतिनिधित्व करता भी है और सलाह भी देता है। जैसे कि कोई लॉ वगैरह बनाना हो तो ये गवर्नमेंट को सलाह भी देता है कि आप अगर ऐसे प्रोविजन से बनाएंगे तो कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती और कोर्ट इसको निरस्त नहीं कर सकती है। तो ये पहले ही बता देते हैं, सलाह दे देते हैं कि आप ऐसे बनाए, ये अच्छा होगा कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। क्योंकि इनमें भी वही पद की अर्हता है जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के लिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उतना ही पढ़े लिखे और एक्सपीरियंस होल्डर, इस वजह से ये पद बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत सरकार के, और इनकी मदद के लिए महाधिवक्ता होते हैं। ये पद संविधान में उल्लेख नहीं है, तो ये जो पद है वो संविधान में उल्लेख नहीं है, बस ये बता दिया गया है। लेकिन जो इनकी मदद के लिए लोग हैं वो संविधान में उल्लेख नहीं है। ये पद तो संविधान में उल्लेख है, क्योंकि आर्टिकल आप देख रहे हैं 76, तो इस वजह से बाकी लोगों का संविधान में उल्लेख नहीं। और महान्यायवादी जो होता है केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है, तो ये संसद का सदस्य नहीं होता है, तो केंद्रीय कैबिनेट का भी सदस्य नहीं। तो अब हम देख लेते हैं कि आखिर में इसकी योग्यता क्या है। योग्यता जो मैंने अभी ऊपर बताया, भी जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता होती है, तो वही इनकी भी योग्यता है। क्या है, जैसे ये हम देख लेते हैं। भारत का नागरिक हो और हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक अनुभव हो न्यायाधीश के रूप में, या हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वकालत का अनुभव। तो जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए यही योग्यता होती है कि या तो आपको हाई कोर्ट में 5 साल न्यायाधीश के रूप में अनुभव हो, या फिर आपको हाई कोर्ट में 10 साल वकालत का अनुभव, या फिर राष्ट्रपति के नजर में एलएलबी हो। तो जॉली एलएलबी जो हम मूवी देखे हैं, तो वैसा अगर एक्सपर्ट हो। तो ये मैंने बस ऐसे मजाक के लिए लिख दिया है कि थोड़ा आप लोगों का मनोरंजन हो। राष्ट्रपति के नजर में जो भी होता है, मतलब उस पद के लिए, तो राष्ट्रपति अपने मर्जी से भी न्यायाधीश बना देता है सुप्रीम कोर्ट में। तो वैसे ही यहाँ पे भी मुख्य न्यायाधीश बनाने के लिए ये दिया गया है, न्यायिक मामलों की योग्यता व्यक्ति। तो राष्ट्रपति के नजर में न्यायिक मामले की योग्यता रखता हूँ। तो अब हम आगे देख लेते हैं कि कार्यकाल संविधान में निश्चित नहीं। तो जो कार्यकाल है वो संविधान में दिया नहीं गया है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पे रहता है। तो हम देख लेते हैं प्रसाद पर्यंत क्या होता है। जब चाहे हटा सकता है, मतलब राष्ट्रपति जब चाहे हटा सकता है, यही होता है प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति द्वारा और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा। तो राष्ट्रपति मैंने बताया भी था कि कोई भी बात खुद से नहीं करता है, वो हर एक काम मंत्री परिषद के सिफारिश से ही करता है। और देख लेते हैं, ये संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं और राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाता है। तो अब हम कार्य देख लेते हैं इनका कार्य। भारत सरकार का विधि संबंधित ऐसे विषय पर जो राष्ट्रपति सौंपे, तो जो राष्ट्रपति इनको विधि संबंधित मामला सौंपेगा उसके बारे में इनको सलाह भी देनी होगी, और जो विधि राष्ट्रपति सौंपे की कोर्ट में देखना है तो वो भी इनको देखना होगा। और जो प्रतिनिधित्व कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में प्रतिनिधित्व कर सकता है। ये केंद्र सरकार के रिलेटेड जो भी केस चलते हैं, तो वो किसी भी न्यायालय में चले तो ये उसका प्रतिनिधित्व कर सकता है। और आर्टिकल जो 143 है
के तहत राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। तो आर्टिकल 143 के तहत ये सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। और आर्टिकल 88 हम इसमें देख लेते हैं। वह संसद के किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है। संसद की बैठक में दोनों सदनों में भाग ले सकता है मगर वोटिंग नहीं कर सकता। तो जैसा कि ये संसद के सदस्य नहीं होते तो इनको वोटिंग अधिकार नहीं होता है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण पद है। तो ये समिति के किसी भी मीटिंग में बैठ सकते हैं और उसमें अपना जो भी अनुभव है शेयर कर सकते हैं कामों में, लेकिन यह वोटिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये एमपी नहीं है। तो अब हम आगे देख लेते हैं। वेतन संचित निधि से दिया जाता है और राष्ट्रपति इनका वेतन को निर्धारित करता है। तो जो वेतन है वो संचित निधि से दिया जाता है और राष्ट्रपति इनके वेतन का निर्धारण करते हैं। और इसमें ये है कि भारत सरकार के खिलाफ कोर्ट में सलाह नहीं दे सकते। तो ये भारत सरकार के प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ऐसा कोई सलाह किसी को नहीं दे सकते जो कि भारत सरकार के खिलाफ, और बिना भारत सरकार के अनुमति के निजी मामले नहीं देख सकते। तो जैसे कि मान लीजिए इनको निजी कोई प्रैक्टिस करना हो, कोई और केस लड़ना हो जो कि निजी मामला हो, मतलब पैसा कमाने के लिए या फिर कुछ और के लिए, तो उसके लिए इनको भारत सरकार से पहले अनुमति लेनी होगी क्योंकि ये भारत सरकार के वकील हैं और जो भी केस भारत सरकार के अगेंस्ट में होगा उसके खिलाफ ये नहीं मतलब सुझाव दे सकते हैं या फिर लड़ सकते हैं। और 76 की तरह जैसे सेंटर में महान्यायवादी है वैसे ही राष्ट्रपति नियुक्त करता है, वैसे ही सेम दिया है आर्टिकल 165 के तहत स्टेट महाअधिवक्ता एडवोकेट जनरल, और ये राज्यपाल द्वारा यानी कि मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद इनकी योग्यता मतलब मंत्रिपरिषद इनको राज्यपाल को बोलेगी, राज्यपाल इनको नियुक्त करेंगे महाधिवक्ता को। तो ये सेम प्रोविजन है। तो अब जो यहाँ पे ऊपर हमने देखा है वो सेम स्टेट के लिए भी होगा, तो आप इसको ध्यान रखें। अब एक एक चीजें बताना जरूरी नहीं है कि राज्य के लिए अलग बताया जाए और सेंटर के लिए अलग बताया जाए। और हाई कोर्ट जो जज बनने के लायक हो वही यहाँ पे महाधिवक्ता बनेगा। तो आर्टिकल जो 88 में है वैसा सेम आर्टिकल 77 में राज्य के लिए। तो जो मैंने 88 आर्टिकल यहाँ पे आपको बताया वो संसद के किसी भी समिति मीटिंग में भाग ले सकता है लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता, तो वैसा ही सेम स्टेट में भी होगा। तो ये जितने प्रोविजन है ये सब स्टेट में भी सेम ही रहते हैं। एडवोकेट जनरल के लिए इनकी वो राज्य सरकार की मदद करते हैं, तो आप ये ध्यान में रखिएगा। तो ये रहा ये टॉपिक। अब हम अगला टॉपिक भी देख लेते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। तो अब हम देख लेते हैं इसके बारे में। मैं एक में वीडियो करके बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जा सके। छोटा छोटा वीडियो बना के कोई फायदा नहीं है, इससे वीडियो लेक्चर बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो आप लोगों को ढूंढने में दिक्कत हो सकती है। तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जिसे हम बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है, मतलब CAG बोलते हैं मेनली। तो इसके बारे में पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि CAG होता है वो जो भी संसद पैसा खर्च करती है उसका ऑडिटिंग और अकाउंटिंग करता है। तो ये अब हम नीचे देखेंगे कि ये क्या होता है। तो जो पैसा, मान लीजिए कि पैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है किसी भी देश के लिए या फिर किसी पर्सनल लोगों के लिए भी। तो पैसा से ही हर एक चीज का विवाद उठता है। पैसा के लिए ही देखते हैं आप लोग की भाई भाई में लड़ाई हो जाता है और 80% मामले में भाई भाई में लड़ाई पैसा के लिए ही होता है और 20% मामले में तो लोग कोर्ट में भी चले जाते हैं। पैसा के लिए बहुत ही ज्यादा प्रोविजन किया गया है संविधान द्वारा क्योंकि गलत उस पैसे का मिसयूज ना हो सके। इसी वजह से इनको ये पद बनाया गया है ताकि ये उनको ऑडिट कर सके, उनकी जांच कर सके। तो अब हम देख लेते हैं आर्टिकल 148 में क्या है। तो इसमें योग्यता बताई गई है। इसकी योग्यता संविधान में तो नहीं है, संसद द्वारा जिम्मेदारी है कि कानून बना के करे। तो योग्यता संविधान में नहीं दी गई है इनकी, बस बता दिया गया है। तो अब संविधान हमारा इतना बड़ा खुद ही हो चुका था तो एक एक चीजें हम नहीं लिख पाए। जो संविधान बनाने वाले थे वो संसद पे छोड़ दिए कि इस सब के लिए वो कानून बना ले धीरे धीरे, और संसद ने कानून बनाया है। अभी 1971 के कानून द्वारा चलता है इनका मतलब कार्यकाल, और कुछ संशोधन भी हुए हैं इसमें। और मेनली इस पे IAS अधिकारी को इस पद पे नियुक्त किया जाता है। तो मेनली IAS अधिकारी को ही बड़े बड़े पोस्टों पे नियुक्त किया जाता है। जो भी कुछ दिन हो जाते हैं उनके 25 साल 30 साल, तो उनको सेंटर में बुला लिया जाता है और महत्वपूर्ण जो पद होते हैं उन पे IAS अधिकारी को बैठा दिया जाता है। कैबिनेट सेक्रेटरी वगैरह IAS अधिकारी ही होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। मेनली जो भी ऑफिस है उनको ऑफिसर को नियुक्त राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन सबको मंत्रिपरिषद के सलाह से। और भारत सरकार के वर्ष भर के किए गए कार्यों का
ऑडिट करते हैं। तो अभी मैं ऑडिट भी बताऊंगा आपको थोड़ा आगे। शपथ राष्ट्रपति अनुसूची 3 के तहत दिलाता है और संविधान के प्रति निष्ठा के शपथ लेते हैं ये। और कार्यकाल होता है इनका 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, तो दोनों में से जो पहले हो जाए उसके तहत ये रिटायर हो जाएंगे। या तो आप 6 साल से कार्य करते आ रहे हैं या फिर आपकी उम्र 65 साल हो गई तो आपको रिटायर कर दिया जाएगा। और आर्टिकल जो 124(4) है, इसमें दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जैसे हटाए जाते हैं वैसे ही इन्हें भी हटाया जाएगा। तो वैसे ही संसद द्वारा इन्हें हटाया जाएगा, रिमूव किया जाएगा, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि ये पैसा से रिलेटेड है। और सुप्रीम कोर्ट के जज को भी बहुत मुश्किल से हटाया जाता है, वैसे ही इनको भी बहुत मुश्किल से हटाया जाएगा। ये नहीं है कि अगर ये कोई गवर्नमेंट के खिलाफ टिप्पणी वगैरह करते हैं तो गवर्नमेंट इनको आसानी से रिमूव नहीं कर सकती है। इसके लिए लोकसभा राज्यसभा दोनों से इनको रिमूव करने का प्रोसेस पूरा किया जाएगा, तभी इनको हटाया जा सकता है। और वेतन संसद द्वारा तय किया जाता है और कार्यकाल भी, और कार्यकाल में रहते हुए इनके वेतन को कम नहीं किया जा सकता है। तो जो भी चार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं उनको कम नहीं किया जा सकता है। चार्ज एक्सपेंडिचर के बारे में मैं आपको जब बजट बताऊंगा तो उसमें मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना ले। इस पे एक एक टॉपिक में बताऊंगा, भले ही थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन आप लोग चिंता ना करें, क्योंकि ये जो मैं पढ़ा दूंगा उसके बाद आपको कहीं नहीं पढ़ने की जरूरत है। ये मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं और कोई भी किताब उताब पढ़ने की जरूरत नहीं। बस इस वीडियो को आप देख ले जितना मैं बनाया हूँ, और जो आगे मैं बना रहा हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड, पॉलिटी से, और जो ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा बाद में, बस इसी को रिवीजन करना है और कुछ नहीं। और आपको विश्वास नहीं है तो जो मैं टॉपिक पढ़ा दे रहा हूँ उससे आप प्रीवियस ईयर पेपर किसी भी एग्जाम का उठा के देखें, उसके बाद आपको पता चलेगा इस क्लास का अहमियत। और सकता है मतलब कम नहीं किया जा सकता। और यह रिटायरमेंट के बाद किसी लाभ का पद को धारण नहीं करता। तो रिटायरमेंट के बाद लाभ का पद नहीं धारण करने का औचित्य यही है कि मान लीजिए कि इनको गलत इनसे करवा लिया जाए और बाद में बोला जाए कि आपको इस लाभ के पद पे दे देंगे, मतलब पद पे बैठा दिया जाएगा, आप अभी इस काम को कर लीजिए हमारे कहने के अनुसार, बाद में हम आपको मतलब कोई अच्छे नौकरी में दे देंगे। तो इस वजह से, या फिर कोई अच्छा टेंडर दे देंगे, तो इस वजह से ये सब प्रोविजन बनाया गया है कि बाद में मतलब इनको रिटायरमेंट के बाद कोई भी पद ही नहीं मिलेगा, लाभ का पद पे ये जा ही नहीं सकते। इस वजह से ये किया गया है ताकि ये इंडिपेंडेंस रह सके। और भारित व्यय मतलब जिस पर संसद बहस तो कर सकती है लेकिन वोटिंग नहीं कर सकती। तो भारित व्यय चार्ज एक्सपेंडिचर के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, तो आप लोग बिल्कुल वेट करते चले। जो भी टॉपिक है बिल्कुल सीक्वेंस से आएंगी, जब उसका ऑर्डर आएगा तो भी बताया जाएगा। और कार्य इनके 149 में दिया गया है। लेखांकन, अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग मीन्स वही होता है पैसे का हिसाब किताब करना। तो अकाउंटिंग में सीधे मैं बता दूं आपको कि जो भी पैसा खर्च होता है उसका हिसाब किताब किया जाता है कि कहाँ खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ। और ऑडिटिंग मतलब लेखा परीक्षक होता है इसमें परीक्षण में कि पैसा जिस काम के लिए दिया गया था वही काम पे खर्च हुआ कि नहीं, इसमें ये चेक किया जाता है। उसमें तो बस हिसाब किताब आपको रखना है, इसमें आपको चेक करना है कि हाँ क्या उसी काम पे हुआ कि नहीं हुआ जो पैसा एलोकेट हुआ था। और अकाउंटिंग में बस हिसाब किताब रखा जाता है कि 100 रुपए इधर आया, 100 रुपए उधर गया, लेकिन यहाँ पे ये चेक किया जाता है कि 100 रुपए दिया गया था जिस काम के लिए उसी काम पे हुआ कि नहीं, ये ऑडिटिंग होता है। और इसमें मैं ये बता दूं कि 1950 से लेके जो 76 तक दोनों काम सीएजी करता था, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। लेकिन 1976 के बाद सिर्फ ऑडिटिंग करता है, और राज्यों के लिए दोनों काम अभी भी यही करता है, क्योंकि राज्य ने मना कर दिया था। क्योंकि मान लीजिए कि बहुत सारा पैसा खर्च होगा राज्य का, इसी वजह से राज्य पे राजकोषीय भार बढ़ेगा, इस वजह से राज्यों ने तो मना कर दिया। लेकिन केंद्र सरकार ने अपने लिए एक अलग पद बना दिया जो कि अकाउंटिंग करेगा मेनली, जो अब सेंटर को बहुत पावरफुल बनाया गया है। तो जब मैं ये आपको बता रहा था फेडरल सिस्टम, तो उसमें मैंने बताया बेहतर का एक ही सीएजी होता है जो पूरे देश का अकाउंटिंग और ऑडिटिंग करता है। तो समझ लीजिए कि ये पद कितना भारी है। पूरे स्टेट के लिए भी यही काम करता है, सेंटर के लिए भी यही काम करता है। और आर्टिकल जो 150 में दिया गया है किस तरह हिसाब रखना चाहिए, राष्ट्रपति प्रारूप, तो मतलब किस तरह से हिसाब किताब रखना है ये राष्ट्रपति प्रारूप तैयार करता है। तो यहीं पे इनके पद का अहमियत थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति तो मंत्रिपरिषद के कहने पे काम करता है, और राष्ट्रपति अगर प्रारूप तैयार करता है इनके हिसाब किताब रखने का, तो यहाँ पे इनके पावर में कमी हो सकती है। तो मेनली ये प्रोविजन इसीलिए दिया गया है क्योंकि कार्यपालिका जो होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो अब ये विधायिका तो ये है नहीं कि इनके प्रति उत्तरदायी हो, इसी वजह से इनको कम पावर दिया गया। इसी वजह से कि अब आर्टिकल जो 151 है, राष्ट्रपति इनके रिपोर्ट को संसद में रखवाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये
लोग डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कार्यपालिका से, क्योंकि ये लेजिस्लेचर नहीं है, ये एक पद है। इसी वजह से ये कहा गया है पार्लियामेंट्री सिस्टम का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोविजन है कि हमेशा कार्यपालिका आप मिला सकते हैं कि वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, इन लोगों के प्रति उत्तरदायित्व। इसी वजह से राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट सौंपते हैं और राष्ट्रपति लोकसभा में रखवाता है। और जैसा कि प्रोविजन हम देख भी चुके हैं और आगे देखेंगे भी, कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहीं पे ये अकाउंटेबल बनाया जाता है, लोकसभा में रिपोर्ट रखा जाता है और रिपोर्ट उसके बाद कार्यपालिका को लोकसभा में जवाब देनी पड़ती है, सीएजी के पास जवाब नहीं पड़ता। और अब हम आगे देख लेते हैं कि क्या है। अब पीएससी जो होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति जिसे हम बोलते हैं। तो जब हम पार्लियामेंट्री कमेटी देखेंगे तो उसमें मैं आपको जो भी इम्पोर्टेंट कमेटी है उसके बारे में आपको बताऊंगा और वहाँ पे हम एनालिसिस भी करेंगे कि पार्लियामेंट्री कमेटी की इम्पोर्टेंस क्या है और उन पे क्या सीमाएं हैं कि वो अच्छे से काम नहीं कर पाती, तो ये भी हम देखेंगे। तो आप जब भी देखेंगे मेंस का क्वेश्चन या फिर प्रीलिम्स में, तो हर एक साल क्वेश्चन आते हैं, या फिर स्टेट पीएससी का एग्जाम हो या फिर यूपीएससी का एग्जाम, पार्लियामेंट्री कमेटी से क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे कि महिला से, गांधी जी से, तो इन लोगों से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। पॉवर्टी से, तो गरीबी वगैरह से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सब टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पार्लियामेंट जो संसद टॉपिक है पॉलिटी में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। आपातकाल से क्वेश्चन आते हैं तो वो भी हम बहुत अच्छे से देखेंगे। और सीएजी की रिपोर्ट पर जांच करती है, तो सीएजी जो भी रिपोर्ट देता है वो पीएससी जांच करती है, क्योंकि अब मैंने बताया भी कि कार्यपालिका हमेशा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। तो पीएससी जो होती है वो इसमें विधायिका के सदस्य होते हैं। तो इसमें जो सांसद होते हैं उन्हीं के सदस्य इसमें पीएससी में होते हैं। तो इसी वजह से ये जांच करते हैं, डायरेक्ट सीएजी नहीं क्वेश्चन कर सकती कार्यपालिका से, हमेशा कार्यपालिका से विधायिका ही क्वेश्चन कर। तो इनके रिपोर्ट की जांच करती है और दोनों सहमति से, मतलब दोनों एक दूसरे की मदद से ही काम कर सकते हैं। इसी वजह से इनको एक दूसरे का फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड बोला जाता है, दोनों को कहा जाता है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं जो 1976 तक काम किए, उसके बाद एक और पद बनाया गया, सीजीए पद नया क्रिएट किया गया, क्योंकि अकाउंटिंग का काम अब केंद्र सरकार का ये नहीं करती। तो अकाउंटिंग के काम के लिए केंद्र सरकार ने एक पद बनाया यहाँ पे, क्योंकि कार्य का भार इन पे ज्यादा बढ़ गया। तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट बनाया गया अकाउंटिंग के काम के लिए। और वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत ये आते हैं। तो ये जो आते हैं वित्त मंत्री के व्यय विभाग के तहत इन्हें रखा गया। और लेखांकन अकाउंटिंग का काम करते हैं ये केंद्र सरकार के लिए, और खर्चों का हिसाब किताब रखते हैं। और पहले जो सीएजी थे वो नरहरि राव थे। तो ये इतना प्रोविजन था सीएजी से लेके और महान्यायवादी। तो ये दोनों हम टॉपिक इसमें देख लिए। तो अब इन दोनों टॉपिक से मोस्टली इससे ज्यादा नहीं आ सकता क्वेश्चन आपके लिए। ओके गाइस, थैंक यू, बस यही बताना था। तो आप लोग काफी ध्यान से पढ़ाई करें।